नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा भले ही कर दी, लेकिन ये मान लेने में कोई हिचक नहीं है कि दरअसल ये एक एग्जिट पॉलिसी है। 40 दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद ये जो 14 दिन का अगला फेज है, वो कई हद तक जितने बंदिशें नहीं लगा रहा है उससे ज़्यादा छूट दे रहा है। तो सरकार की भी मंशा है और देश की ज़रूरत भी है कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन की इमरजेंसी से सब लोग बाहर आएं, पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से काम करनी शुरू करे, क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर है। सरकार कह रही है कि हम फेज़ वाइज अब खोलेंगे जोन्स को, वहाँ पर गतिविधियों को शुरू करेंगे, व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा, औद्योगिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। लेकिन ये अभी भी कोई बहुत स्पष्टता है क्या? क्योंकि सवाल बहुत है। सवाल ये है कि किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो स्थानीय स्तर पर मिल पाएंगे? क्या जो हमारी छोटी इंडस्ट्री, जिसको एमएसएमई कहते हैं हम आमतौर की बोलचाल की भाषा में, वो एमएसएमईज़ के पास इतनी पूंजी बची है कि वो काम कर पाएगी? क्या है स्थिति और क्या है इसका रास्ता? हम आज इस पर बात करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। शिक्षाविद और विश्लेषक डॉक्टर अमित पुरी हैं और सामाजिक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनीष हिंदवी हमारे साथ होंगे। अमित जी, ये जो पूरी स्थिति है इस वक्त और जो अब हम एग्जिट प्लान की तरफ जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं और आपकी निगाह में सिचुएशन से निकलने में अब क्या सवाल और क्या रास्ते, दोनों? आपने ठीक कहा, बात निगाह की थी तो नज़रिया भी आएगा। और अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दें तो मैं आपके चश्मे से ही अपनी निगाहों को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लॉकडाउन 3 है, ये एक्सटेंशन ऑफ 2 और 1 है, या ये ओपनिंग अप ऑफ लॉकडाउन है। ये दो अलग अलग बातें थी और आई एम थैंकफुल कि आपने वही नज़रिया लगभग लिया। इसीलिए मैंने कहा मैं आपके चश्मे से अपनी निगाहों को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये एक ओपनिंग अप है, एक एग्ज़िट है। लेकिन अब इस एग्ज़िट के साथ जो कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं वो क्या है? इस लॉकडाउन के मैं मानता हूँ कि दो बड़े एस्पेक्ट हैं। एक इम्यूनिटी एस्पेक्ट है, जिसमें हर्ड इम्यूनिटी से लेकर पर्सनल आदमी की फिज़िकल इम्यूनिटी से लेकर मेंटल सोशल इम्यूनिटी से लेकर तमाम तर चर्चाएँ मेंटल एस्पेक्ट पे हैं। दूसरा मॉनेटरी एस्पेक्ट पे है। अगर 80 और 90 के दशक के अंदर ग्लोबलाइजेशन एक ट्रेंड था, दुनिया की इकॉनमीज से अपने को इंटीग्रेट करना एक ट्रेंड था, और एक ट्रेंड ही नहीं था, कॉल ऑफ द आवर थी उस समय के हिसाब से। तो मैं मानता हूं कि आज भारत के परिप्रेक्ष्य में और पूरे ग्लोबल सिनारियो को अगर कहीं हम सामने रखते हैं तो ये रिवर्स माइग्रेशन नंबर 1 और नंबर 2 जो हमारा एम्पल ह्यूमन रिसोर्स है, और उसमें भी वो जो स्किल्ड लेबर लौटा है गांव शहर से गांव की तरफ, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है सेल्फ रिलायंस की। कैसे? तो मैं एक बॉटम लाइन बोरो करता हूं। बॉटम लाइन क्या है कि पैर का भ्रमण तो रोका जा सकता है, लेकिन पेट का भ्रमण दुनिया में कभी नहीं रुका। और जब मैं पेट के भ्रमण की बात करता हूं तो उसमें एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक दोनों समावेशित है। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह का पिछले गुजरे, मैं किसी पॉलिटिकल रिजीम्स की बात के कटिंग अक्रॉस आगे बढ़ता हूं। पिछले 20 साल में अगर रूरल इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को हम देखें, पिछले 20 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना से जो रूरल कनेक्टिविटी रोड की मंडी यार्ड्स तक थी, अगर कोई कहता है कि अमेरिका को अमेरिका बनाने में सड़कों का योगदान है, तो आज ये रूरल कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना की स्प्रिंकलर इरिगेशन, मनरेगा टू दैट एक्सटेंड, मैं मानता हूं कि आज मनरेगा की डेफिनेशन को कोविड गार्ड के लिए थोड़ा सा ओपन अप करने की जरूरत है, और ज्यादा ओपन अप करने की जरूरत है। ये जो स्किल्ड लेबर गया है, इस स्किल्ड लेबर से गांव के अंदर ही हमको इंडस्ट्री के नए पैरामीटर्स को खड़ा करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कैसे खड़ा होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर? एक जिला एक उत्पाद,
एग्रो बेस्ड जो चीजें हैं कम से कम उस जिले की, अगर प्रतापगढ़ है तो आंवला लेने के लिए रेड जोन में नहीं भागना है भैया, आंवला प्रतापगढ़ के खेत में है। और माफ कीजिएगा, जो कोरोना का स्प्रेड मैंने देखा, जो मैंने समझा, रूरल सेक्टर के अंदर वो स्प्रेड कम है, अर्बन सेक्टर में अर्बन फिनोमेना ज्यादा है। अगर आप दुनिया की स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखें तो बड़े बड़े शहर, चाहे न्यूयॉर्क सिटी हो, चाहे वुहान की सिटी हो, वो जो मेट्रोपोलिस करेक्टर है वो मोस्ट अफेक्टेड है कोरोना से, और रूरल सेगमेंट कम है। आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, अभी हम हार्वेस्टिंग सीजन में गए हैं, कटाई हुई है फसलों की। 20 से 25 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के खेत में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, व्हाटएवर वोकैबुलरी यू वांट टू बाय, वो खेत में गया है। कोई बहुत बड़ा तो कोरोना का ब्रेक नहीं हो गया। तो यहां से एक हमको इनपुट मिलता है कि अगर एक जिला एक उत्पाद की योजना के ऊपर आप काम शुरू करते हैं तो शायद वो ज्यादा होगा। इसके सिवा मेरा मानना है पीपीएफ और ईपीएफ आप ब्याज मेकिंग के लिए यूज कर रहे हो, क्यों नहीं लिक्विडिटी के लिए लगा देते? जीएसटी का कलेक्शन 1/3 हो गया, सच्चाई है। क्यों नहीं 3 महीने के लिए उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हो और कह देते हो यूज इट एज कैपिटल, हम लेटर ऑन फेजेस में आपसे कलेक्शन कर लेंगे। देखो भाई, एक बात सच्चाई है कर्षी, जनवरी के महीने में संसद से जो बजट आपने बाहर निकाला वो अब आपका बैक बर्नर में चला गया। और मुझे याद आता है वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित था। उस समय के जो बजटरी एस्टिमेट्स उनके थे वो उन्होंने एकदम किनारे उठा करके रख दिया और अगले 30 साल की प्लानिंग स्क्रैप से की थी। आज आपके लिए भी इनिशियल राउंड में आपसे कहता हूं, यह एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर मार्केट लिक्विडिटी को बढ़ाइए, रिवर्स माइग्रेशन का यूज कीजिए और ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करके रीस्ट्रक्चर कीजिए विद अ न्यू फोकस ऑन इकोनॉमी। मनीष जी, ये जो बात अभी अमित जी कह रहे थे, इसके बाद एक और सवाल आता है। सवाल ये है कि हमारी पॉलिसीज़ को भी क्या हमको रीविजिट, रीथिंक करना चाहिए? क्योंकि अब जैसा कि सामने है कि स्किल्ड लेबर है, माइग्रेट करके रिवर्स माइग्रेशन के बाद वो वापस आया है, इसके बाद आप कैपिटल का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन क्या एमएसएमईज़ को स्ट्रेंथन करने का अभी तक जो जुबानी बातें, बहुत रिचुअलिस्टिक बातें होती रही हैं, रियल ग्राउंड पे देखें तो एमएसएमईज़ कोई बहुत बूस्ट नहीं किया गया, हमेशा बड़े इंडस्ट्रीज़ की बात होती रही। तो ये एमएसएमईज़ को करने के लिए पॉलिसी लेवल पे आपको क्या लगता है कि सरकार को प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी? बहुत सारी बातें निकल कर आ गई हैं अमित जी की बातों से और आपकी बातों से। एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है कि जिन परिवर्तन की बात हम बार बार कह रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, रिवर्स माइग्रेशन हो गया। रिवर्स माइग्रेशन कंपल्शन ड्रिवन है, वहाँ काम नहीं था, लोग खाली बैठे थे और अपने घरों की तरफ लौट आए। इस माइग्रेशन में भी वो लोग लौटे हैं जिनके पास वहाँ पर स्थायी ठिकाना नहीं था। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आएगा कि क्या जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, सिर्फ काम देने तक बात नहीं है। जब मैं वहाँ रहना शुरू करूँगा तो मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचूंगा, जब मैं वहाँ रहना शुरू करूँगा तो मैं बच्चों के हेल्थ के बारे में सोचूंगा। तो क्या ये फैसिलिटीज़ वहाँ गाँव में मौजूद हैं? अगर नहीं है तो मेरी आदत पड़ गई है शहरों में रहने की और उन व्यवस्थाओं को इस्तेमाल करने की, मैं गाँव में क्यों रहूँगा? और क्या ये परिवर्तन हम अगले 6 महीने में या 8 महीने में कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जिन जगहों पर ये लोग छोड़ कर आए हैं, जिन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, उन इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा अगर इन लोगों को हम यहीं रोक लेंगे तो? मतलब सवाल कई उठेंगे और कई तरीके से उसको डील करना पड़ेगा, उसको टैकल करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो बातें लगातार तो बातें ही उठ रही हैं, जापान ने लगभग 2 बिलियन से ऊपर का अपना जो काम है वो चाइना से हटाने जा रहा है। अमेरिका भी इसी को कह रहा है। सवाल यहाँ पर भी है कि क्या, जैसे चीप लेबर की बात अमित जी कर रहे थे, स्किल्ड लेबर की बात कर रहे थे, वो हमारे पास मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स है मेरे पास।
तो क्या ये जो लोग हट रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ से हटा रहे हैं, तो क्या वो हमारे पास लौट कर आएंगी? क्या इसके लिए भी कोई पॉलिसी हम बनाएंगे? यानी अगर हम अर्ली स्टार्ट करें तो हो सकता है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो चाइना से हट रही हैं वो हमारे पास आ जाएं। तो एक पॉलिसी इस पर भी बननी चाहिए। इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी फ़िलहाल आज की डेट में हमारा जो मैक्सिमम एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। 3 महीना बंद हो जाना उसके लिए बहुत है। वो उसी तरीके से समझिए कि जब कुंभ के दौरान 3 महीने लेदर फैक्ट्रीज बंद हुई, तो जब वापस 3 महीने बाद खुली तो सब नहीं खुल पाई, बहुत सारी बंद हो गई, बहुत सारी शिफ्ट हो गई। तो उसी तरीके की स्थिति है कि 3 महीने बाद जब ये खुलेंगे तो इनकी क्या स्थिति रहेगी और सरकार इनको कितनी मदद करेगी। तो मैंने कहा ना कि तीन लोग हैं इन सारे बीचों बीच जो एक तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और सरकार है। इन तीनों को अपने बीच में एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। सरकार को एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर्स को लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस पैसे पर वो काम कर रहे थे उस पैसे पर वापस नहीं हो पाएंगे। तो हम सब लोगों को अब इस वक्त सेक्रीफाइस का समय है, और यही सेक्रीफाइस देश को वापस खड़ा कर पाएगा, क्योंकि हम कहीं भी इतने मजबूत नहीं थे। और वैसे भी हम जान रहे हैं कि पिछले 2 साल 3 साल से लगातार हम 2 साल से कम इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात कर रहे हैं। तो स्लोडाउन था यहाँ पर, और इस स्लोडाउन के बाद अचानक से इस कोरोना काल में जो संकट हमारे सर पर आया है, ये बड़ा आर्थिक संकट है। हाँ, ये ठीक बात है कि हम इससे निपट लेंगे, क्योंकि भारतीयों को कम में रहने की आदत है और हम हम सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी का क्रंच आएगा इंडस्ट्रीज़ के सामने, तमाम लोगों के साथ, जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई फर्म लगी हुई है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तमाम बैंकों का कर्जा उसके ऊपर है। अब ये 3 महीना वो नहीं इंटरेस्ट अपना वो दे पाया, उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, नया पैसा उसको चाहिए, पुराना वो भर नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसके लिए सरकार के पास क्या सोच रही है? तो आज सबसे बड़ा जो इशू ये है कि जो अगला 20-25 दिन, अगर हम मानकर चलते हैं कि जून से लॉकडाउन खुलेगा, हम खोल देंगे पूरी तरीके से या फेज्ड वे में खोलेंगे, तो ये जो सवाल जो हम लोग उठा रहे हैं, इन सवालों के जवाब तलाशने पड़ेंगे। और इन सरकार के पास क्या है, इन सवालों के जवाब तलाश रही है वो इसी बात को लेकर खुश है कि हाँ, लॉकडाउन के लिए क्या एडवाइजरी जारी कर दी जाए, कितने लोगों को वहाँ रोक दिया जाए, कितने लोगों को रेड जोन में रोक दिया जाए, इसी सब चीज़ों में फंसी रहेगी, या कुछ नए एवेन्यूज़ भी तलाशेगी, कुछ नई पॉलिसीज़ भी बनाएगी, कुछ नई एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाएगी, और जवाब तलाशने का वक्त है अब ये। अब सवाल तो बहुत हो गए, सवालों के साथ सरकार के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मेरे हिसाब से आज की है कि हमको अगले 15-20 दिन में अब जवाब तलाशने हैं, क्योंकि सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा खुद में परेशानी है कि रेवेन्यू अब उसका भी सीमित हो गया है। तो सीमित रेवेन्यू में अब उसे भी काम करना है और ज़्यादा काम करना है। देखिए, एक बात तो है कि मनरेगा जैसी कोई योजना हो या सोशल सिक्योरिटी के जो भी हैं, ये तात्कालिक काम कर सकते हैं। ये मनरेगा भी अगर आप देखें तो मिनिमम गारंटी करती है, वो आपकी लाइफ को एक रास्ता, बस एक आधार दे देती है। ठीक बात है कि उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत है और गांव में जो है पैसा पहुंचता है, और उसको भी थोड़ा सा, जैसा कि अमित जी ने कहा, कि थोड़ा सा और ओपन अप करने की ज़रूरत है। शायद उसके मैंडेट्स बढ़ा दिए जाएं, या शायद उसमें कुछ और काम जोड़ दिए जाएं। बड़ा स्ट्रिक्ट है कि कच्चा काम होगा और यही होगा, तो वो तो एक रास्ता है। तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ सरकारें दे रही हैं या देने की कोशिश कर रही हैं। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि उसमें से क्या ज़मीन पे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो सवाल किसी और दिन के लिए। लेकिन सिर्फ इतने से तो बात नहीं होगी। बात ये होगी, क्योंकि देखिए, जब व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में अगर बैठ के बात करते हैं तो हम अपने रेड टेपिज्म को कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि 2 साल पहले एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके बाद उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई, फिर एक बड़ा और शो हुआ डिफेंस कॉरिडोर के लिए, डिफेंस एक्सपो हुआ। ग्राउंड पे शायद 10% मैच्योरिटी है। तो ऐसे वक्त में जब बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने की अब स्थिति फिलहाल सरकार के पास अगले कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक तो मुझे नहीं लगता कि रहेगी, तो रीढ़ की हड्डी तो यही छोटे और स्थानीय उद्योग बनेंगे। अमित जी, इस पूरी जो कवायद है, सरकार की एक तत्कालिक जो योजना है राहत देने की अपने लोगों की, उसके ऊपर तो सरकार कर रही है, उसकी आलोचना समालोचना अलग विषय है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकारों को अब ये नहीं करना चाहिए कि डिफरेंट जो प्रैक्टिकली जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स की कमिटीज़ बना के बात करें, बजाय इसके कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का एक ग्रुप
छोटा सा मिल के सब कुछ तय कर दे? देखिए, अभी मैंने मनीष जी को की चर्चा में तो मैं बैठा ही हूँ, तो सुना भी है, तो ऐसा नहीं है कोई अतिशयोक्ति है कि मैंने सुना, बैठा हूँ साथ तो सुना भी है, और आपको तो सुन ही रहा हूँ। मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ। उनका ये कहना कि स्टेक होल्डर्स के साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, बिल्कुल सही है। और आपका ये कहना कि इसके आगे भी अब बात बढ़ेगी, तानपुरा और सारंगी के साथ बजाते बजाते अब नहीं, अब कुछ ज़रा और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के इसमें जोड़िए, यानी और एक्सपर्ट्स को जोड़िए, और तब ये म्यूज़िक लाउड एंड क्लियर भी होगा और मेलोडियस भी होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब ये समय है कि 100 माइंड्स की एक साथ कहीं पोरिंग होनी चाहिए। अच्छा इरादा कहीं से भी हो वो आ सकता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कोई कहेगा ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन जीरा फाके से बढ़िया होता है हमेशा। सिंगूर का प्रोजेक्ट जब जा रहा था तो गुजरात में एक मुख्यमंत्री था, वो नैनो का प्रोजेक्ट ले आया गुजरात के अंदर, और अपनी एक बंद पड़ी हुई सरकारी ज़मीन को उसने ओपन अप किया, और विद इन डेज टाटा ने एक बड़ा प्लांट वहाँ खड़ा किया। तो अगर देश आपको गुजरात से, सौराष्ट्र से राष्ट्र की तरफ ले आया है और आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में आ गए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अप्रोच जो FIBP रूट से आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, चाइना के टेक ओवर इंडस्ट्रीज़ को करने की क्लियरेंस की, चेंज की, और आपने कहा कि इसका अब रूट बदला जाएगा और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया उस। और आज भी जैसी मेरी चर्चा मेरे जानकारी में है, कुछ क्वार्टर्स में आप सबों की जानकारी में भी होगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन की चर्चा है कि ऐसे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं कि कैसे इस पोस्ट कोरोना सिचुएशन के अंदर जो बाहर से आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम कैसे दें। तो कहीं ना कहीं आज एक लाइट सिंगूर प्रोजेक्ट की है कि अगर वो प्रोजेक्ट एक जगह डंप हो सकता है तो दूसरी जगह सरवाइव भी हो सकता है, अगर हम फैसिलिटेट करना जानते हैं तो वो बात सही है कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच लानी पड़ेगी। मनीष जी ने एक कंसर्न कहा, वो मुझे लगता है कि आज हम उस बहस के लिए नहीं बैठे हैं कि आप बाई करें या बोरो करें या बरी करें। ना हम बाई करने के लिए बैठे हैं, ना बरी करने के लिए बैठे हैं। हम उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आज चर्चा में बैठे हैं। आपने कहा कि ठीक है, ये लेबर आई है, गांव में आई है, लौटेगी, तो इसको ज़िंदगी की वो सहूलियत जो वो शहर में ले चुकी है कहीं ना कहीं चाहिए। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपने ही देखा, वायरोलॉजी की एक लैब हुआ करती थी देश के अंदर। मैं 70 साल वाले रियॉट्रिक पे नहीं हूँ, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह केवल कक्षा 4-5 में लिखने वाला हिंदी का निबंध नहीं है। देश ने देखा कि 1.5 महीने में हमने 200 वायरोलॉजी की लैब तैयार करके इसी देश के अंदर दी, और वो अलग अलग स्टेट्स में तैयार हुई ना, सेंटर के डोमेन में नहीं हुई, फेडरल स्ट्रक्चर में ही तैयार होकर के कहीं वो 200 वायरोलॉजी की लैब्स आई। वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ी, हॉस्पिटल्स का ओवरऑल कहीं अपग्रेडेशन हुआ। तो मैं मानता हूं कि कोविड के बाद की जो सिचुएशन है वो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट्स के लिए एक कॉल है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें। रूरल सेक्टर के स्कूल्स और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो आज की तारीख में, माफ़ कीजिएगा, वो शहर की चाय और बंद मक्खन का स्वाद 1 मिनट छोड़ सकता है, क्योंकि सुकून के साथ जान और जहान अगर तुरई, कुम्हड़ा, लौकी खाने में सुरक्षित घर में रहती है तो बाबू फिर शहर की तरफ नहीं भागेगा, बशर्ते जो 15,000 उसे शहर में मिल रहा था उसका 9,000 10,000 तक का प्रबंध अगर गांव के अंदर होता है तो वह ज़्यादा सुखी जीवन होगा। अगर बच्चे भी शिक्षित भी हो रहे हैं और दीक्षित भी हो रहे हैं तो वो, लेकिन यहाँ आकर के एक बात जो उत्कर्ष आपने कही वो मेरी समझ के अंदर है और मैं उसी को बढ़ाता हूँ। गुजरे कई सालों से हमें फिज़िकल पॉलिसी के अंदर हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए और हमने कहा बजटरी घाटा हम 3 से 4% पे रखेंगे। हमने रखा भी, बहस भी होती है कि इस बार 3.3 हो गया, 0.3 आगे बढ़ गए, पिछली बार 3 का बजट में एस्टिमेशन किया गया था। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर डेवलप्ड इकॉनमीज 18 से 20% के फिजिकल घाटे के ऊपर काम कर सकती है, मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं पैरेलल्स भी ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये टाइम आज है कि आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाइए। फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ता है थोड़ा बहुत तो जो आपके पास डॉलर का
फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, टेक ए कैलकुलेटिव रिस्क। और आज की तारीख में फिजिकल डेफिसिट बढ़ा करके भी अगर ग्रोथ होती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होता है, तो इस समय की परिस्थिति में यह कॉल ऑफ द आवर है। ठीक बात आपने कही कि बहुत एक पॉलिसी लेवल पे तो काफ़ी चेंज के बारे में सोचना पड़ेगा और बजटरी एलोकेशंस जो थे वो थे, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर यही है कि आपके पास जो पैसा है आपको अब उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे आज से 2 महीने 3 महीने पहले थीं। मनीष जी, एक बात निकल के आ रही इस पूरी बात में, चाहे वो हम एमएसएमई की बात करें या बजट रीलोकेशन की बात करें या फिर से रीबिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी की बात करें, रीबिल्डिंग ऑफ इंडिया की बात करें, हमने देखा था पिछले 10-15 सालों में कि इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन एक हब के तौर पर डेवलप हो रहा था। अब ठीक है, एक बड़ी फैक्ट्री थी, एनसिलरीज लगी, धीरे धीरे करके हमने देखा एनसीआर को अगर हम देख लें, अपने अगल बगल ही अगर देखें तो जो कैपिटल रीजन है गुड़गांव से लेके और चाहे नोएडा देख लें, एक ऐसी जगह बन गई जहां पे लेबर को जाना ही पड़ा, मतलब माइग्रेशन करने के बाद वही एक डेस्टिनेशन बन गया। बॉम्बे भी हमने देखा, सूरत भी देखा, एक इंडस्ट्री का एक हब ये बन गया। ऐसे छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज हब भी थे लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं हुए। जैसे मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की अगर हम बात कर लें तो बनारसी साड़ी एक इंडस्ट्री हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। जो हैंडलूम एक इंडस्ट्री हो सकती थी, बंबई की भिवंडी इंडस्ट्री हो गई हैंडलूम की, गुजरात में सूरत कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, पूर्वांचल की का मऊ, मुबारकपुर और आजमगढ़ नहीं हो पाया। क्या अब नीति नियंताओं को डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या हम अपने उत्तर प्रदेश की जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ बताते हैं तो हम बता तो देते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका एक 60% से ज़्यादा हिस्सा एक ही जगह जाके टिका हुआ है और बहुत सारी कोशिशों को करने के बाद भी नहीं। तो ये छोटी छोटी जो आप याद करिए कि 80s में एक व्यवस्था आई थी, हर जिले के बाहर एक छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल स्टेट बना था। बाद में वो शहर में विलीन हो गया और वो चला भी नहीं, उसकी तब की योजनाएं अपनी जगह पे थी। तो क्या इस तरह से अब रूरल इंडस्ट्रियलिज्म को या डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की भी ज़रूरत है क्या? आपदा में भी बहुत कुछ छुपा रहता है। जैसे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो ये सोचने के लिए मजबूर कर दी। ऐसा तो नहीं बातें थी नहीं, हम इनको सोच नहीं सकते थे, लेकिन इस कोरोना काल ने हमको मजबूर किया कि हम इस पर एक नए सिरे से विचार करें। पहले 2-3 चीज़ें जिन पर बात कर लें। हम परेशान किस चीज़ से हैं? जैसे बार बार नीतियों पे को बदलने की, नई नीतियों को बनाने की बात हो रही है, तो मैं 2 बातों पर चर्चा करूंगा। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस और राजनीतिक पक्षपात, इन 2 से हम परेशान हैं बुरी तरीके से। पूरा भारत परेशान है और इस बेल्ट में, जिस बेल्ट में हम लोग हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा है। ये बहुत सारी पॉलिसीज़ को बनते ही बिगड़ जाती हैं। जैसे जिसकी चर्चा आप अभी कर रहे थे इसके पहले वाले अपने बात में, कि आपने कहा कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई और वो इन्वेस्टर समिट भी हो गया, उसमें आप ODPOP को भूल गए। ODOP की भी बहुत शानदार एक लॉन्चिंग हो गई, फिर वो स्कीम कहाँ गई? कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत छोटे सोच के साथ बनती हैं, छोटे विजन के साथ बनती हैं, पास तक के लिए। ODOP होनी है, ODOP की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, बढ़िया लॉन्चिंग हो गई, काम हो गया। आपको ग्राउंड लेवल तक काम ले जाने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। मुझे लगता है हम जो सबसे कमज़ोर हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में हैं, क्योंकि उसके पीछे फिर वही समस्याएं हैं जिस पर यहाँ पर बात करना बेकार है। एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर हमको समझनी होगी कि जिन गाँव के जिस हेल्थ इश्यूज और जिस एजुकेशन की बात मैं कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्रयास नहीं हुए। शायद ही कोई गांव कस्बा ऐसा होगा जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना हो। तो ये कहना कि वहाँ स्कूल ना हो, ऐसा नहीं है। वो किस हालत में है, बात इसकी है। तो जिन लोगों ने उनको उस हालत में रखा है, क्या वो इस 3 महीने में बदल जाएंगे? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होगा। अगर नहीं तो फिर हम कैसे रोकेंगे वहाँ पर? दूसरी बात ये है, जैसे आपने आदरणीय अमित जी ने आंवले की बात करी कि आंवला इंडस्ट्री है, उसी में आपने आगे बढ़ा दिया बनारसी इंडस्ट्री है। सवाल इस बात का है, कोरोना में ही हम इनको बचाने के लिए क्यों सोच रहे हैं? उसके पहले क्यों नहीं सोच रहे थे और क्यों नहीं बच पाई? सवाल तो ये भी उठना चाहिए था। इसका मतलब हमने कहा पॉलिसी
नीति बनाई, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, हम रोक नहीं पाए। क्योंकि सिर्फ और ये कह देना कि हम गीडा बना दिया, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया हमने बना दिया, बनाने तक से काम नहीं है। क्यों एनसीआर डेवलप कर गया और क्यों गीडा खत्म हो गया, क्यों एनसीआर डेवलप कर गया और हमारा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर डोलड्रम्स में है, खत्म होने पर है। सवाल बड़े हैं और हम इस बात को स्वीकार लें कि ये एक दिन में नहीं बदलेंगे। तो जब हम अपनी पॉलिसीज को बनाएं तो हम उनको यथार्थ के करीब ज़्यादा ले जाएं, ये मानते हुए कि हमारे यहाँ कैसे काम होता है उस काम के साथ बनाएं। क्योंकि मैंने कहा नहीं कि समस्या फाइनेंस की है और हम फिस्कल डेफिसिट भी एक लेवल तक ही अफोर्ड कर पाएंगे, उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। यानी लिक्विडिटी क्रंच है, मेरे पास ही नहीं है, सरकार के पास भी है। तो जो सीमित पैसा है वो लगाया जाना है, ये सोच समझ कर लगाया जाए कि ऐसा ना हो जाए कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उस पैसे का इस्तेमाल की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ वो जो हमारे के यहाँ चल जाएं, नीतियाँ वो बनाई जाएं जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हम कर सकें। तो बातें भी बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं, संकट भी बड़ा है। शायद इससे पहले हमने इस तरह का संकट हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा था, हमारी 2 पीढ़ियों ने शायद नहीं देखा था। ऐसे में अब एक बार फिर वक्त है देश को फिर से खड़ा करने का। और जाहिर सी बात है, जब पुनर्निर्माण का वक्त होता है तो दृष्टि को बड़ा किए बिना हम उस पुनर्निर्माण की संकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। चुनौतियां पैसे के मुद्दे पर भी हैं, चुनौतियां लोगों के रोजगार के मुद्दे पर भी हैं, पूंजी के मुद्दे पर हैं, नीतियों के मुद्दे पर हैं और योजनाओं और उसके प्लानिंग के मुद्दे पर हैं। लेकिन संकट काल कुछ रास्ता दिखाता है, अंधेरे से ही रोशनी का रास्ता निकलता है। हमारी उम्मीद है कि हमारे नीति नियंता जो हैं, जिनको इतने विश्वास के साथ हमने बागडोर अपनी सौंप रखी है, वो कुछ बेहतर सोच रहे होंगे। फिलहाल फायर फाइटिंग दिख रही है, एक फ्यूचर विजन नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी एक सच्चाई है। तो शायद पुरानी चीज़ों को और बेहतर बनाना, अपनी सारी व्यवस्थाओं को नए सिरे से जज करना और उसके लिए ज़रूरी चीज़ों को कैसे प्राथमिकता में लाया जाए, ये करना, ये कोरोना के संकट के बाद जब हम देश को खड़ा करने की कोशिश में लगेंगे तो ये हमारी ज़रूरत होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे कि कोरोना के बाद देश का पुनर्निर्माण कैसे हो, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो और उस बेहतरी के भीतर आम आदमी का योगदान, उसकी भूमिका कितनी ज़रूरी हो। तब तक जुड़े रहिए जुबली पोस्ट के साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। नमस्कार।